गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, ये जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, ये है हमारा 2025-26 फाइनेंशियल ईयर। अब आप लोग जानते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट होता है एंड ये कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2026 को। राइट। अब एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, इस साल का बजट आएगा। बजट आने में लगभग अब 25 दिन रफली बचे हुए हैं। 1 फरवरी 2026 को बजट आएगा। अब बजट बनाने के लिए सर बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। पता होना चाहिए देश की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट से ग्रो करेगी। उसी हिसाब से हम फिर देख पाएंगे किस जगह पे कितना पैसा किस किस को देना है। राइट। तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। पर सर, अभी तो हमारा ये जो साल है कंप्लीट हुआ नहीं, तो डेटा आएगा कहाँ से? तो एक्चुअली पता क्या होता है, जो जीडीपी का आंकड़ा हमारे पास आता है ना, वो तो आता है इस डेट के खत्म होने के बाद। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके 2 महीने बाद यानी कि 30 मई को हमारे पास डेटा आएगा। पर क्या तब तक बजट नहीं बनेगा? नहीं नहीं नहीं, बजट के लिए डेटा तो चाहिए होगा। तो हम पता क्या करते हैं, हमारी जो एनएसओ है, बेसिकली आपका जो मोस्टली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, उसके द्वारा एडवांस एस्टिमेट निकाले जाते हैं। एक रफ आइडिया बताया जाता है कि कितने परसेंट से जीडीपी ग्रो कर सकती है। एक फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट अभी आ चुके हैं। दूसरे सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट जो होंगे वो आपके फरवरी के महीने में हमारे सामने होंगे। अब ये जो बजट बनेगा ना, ये दरअसल में इन्हीं फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी के माध्यम से हम बना लेंगे। और इन एस्टिमेट्स के अंदर हमारे मोस्टली मिनिस्ट्री का यहाँ पे ये कहना है कि भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो 7.4% रहेगी। अब अगर आप इस नंबर को देखेंगे, ये अपने आप में एक अच्छा नंबर है, क्योंकि पिछले साल हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था? 6.5%। और इस साल ये बढ़ के ऐसा अनुमान है कि ये 7.4% हो जाएगा। और दोस्तों, ये तब हो रहा है जब यूएसए ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगा रखा है 50% का, कई बार हम उसको डिस्कस भी कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स होती हैं रुकावटें, हमारी ग्रोथ के अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। जैसे यूएस के टैरिफ लगना हमारे लिए एक रुकावट का काम है, और साथ साथ हमारे एप्पल्स, हमारी टेक्सटाइल, हमारी और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, इनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है यूएस के जो टैरिफ्स होते हैं। प्लस एट द सेम टाइम हमारे देश में जो माइनिंग है, क्वेरिंग सेक्टर है, ये भी उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इवन आरबीआई ने भी ये अनुमान लगाया था कि मोटा मोटा 7.3% के आसपास हम इस साल में ग्रो करेंगे। तो इन्हीं एस्टिमेट्स को इस्तेमाल करेगी हमारी सरकार, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड अकॉर्डिंगली उसके बेसिस के ऊपर अलग अलग जो चीजें हैं वो यहाँ पे डिसाइड की जाएंगी। अच्छा, एक और मुद्दा भी है। आप लोगों को जस्टिस वर्मा के बारे में याद है? जस्टिस यशवंत वर्मा, ये वही हैं जिनका एक घर में एक बार आग लगी थी, और वहां पर लगभग 15 करोड़ के आसपास रुपया जो है वो प्राप्त किया गया था। जब आग लगी थी तो बहुत सारा जो पैसा था वो जल गया था उसके अंदर। राइट। अब देखो, इंडिया में ना सिस्टम, लीगल सिस्टम बड़ा ही अलग तरह से काम करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखो, एक तो बात होनी चाहिए इनके रिगार्डिंग कि आखिर ये 15 करोड़ आया कहाँ से, कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स होंगे लोगों के दिमाग के अंदर। पर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है ना, उसके अंदर ये डिस्कस नहीं हो रहा, बल्कि डिस्कशन ये हो रहा है कि क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब ये मुद्दा सामने आया कि इनके घर 15 करोड़ रुपया यहाँ पे मिला, तो कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी क्या होने लग गया, इसके रिगार्डिंग बातचीत स्टार्ट हुई। एंड वहां पर इन्होंने यहाँ पे नोटिस जो थे वो यहाँ पे मोशन के लिए यहाँ पे सबमिट करेंगे। पर आपको याद होगा कि उस टाइम के ऊपर जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे, बेसिकली हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी, जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिजाइन डाल दिया था। तो एक्चुअली वो रिजाइन कर चुके थे, और नए हमारे अभी तक राज्यसभा के जो चेयरपर्सन थे वो नियुक्त होने थे। तो इतने टाइम में क्या होता है, जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, और लोकसभा के अंदर वो मोशन वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पे जो आपके वकील हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि क्या ऐसे राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है, क्या वो ये चीज कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर लोकसभा के अंदर चीज चल रही है तो क्या सेम चीज राज्यसभा के अंदर हो सकती है? फिर तो ज्वाइंट हमारे पास कमेटी होनी चाहिए थी। पर ज्वाइंट कमेटी तो आपने बनाई नहीं, आपने तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की कमेटी बनाई है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मुद्दा है उससे भटकाने की यहाँ पे कोशिश है। एंड एक तरह से बात ये आ चुकी है कि क्या आप ऐसे कमेटी बना भी सकते हो?
ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो मुद्दा है वो सारा का सारा डाइवर्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं अब डिस्कशन इसी बात पे हो रहा है कि ये 2 मोशन आए थे, क्या वो सही तरह से सबमिट करे गए, नहीं करे गए? क्या जजेस एक्ट के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी? तो कहीं न कहीं देखो मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर इतना लंबा डिले ना किया जाए। अगर मान लो कोई मसला है, अगर मान लो कोई ऐसा मुद्दा हमारे सामने है, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो डेफ़िनिटली देखो प्रोसीजर को फ़ॉलो करना इम्पोर्टेंट है। पर प्रोसीजर के बीच में हमें इतना नहीं उलझ जाना चाहिए वकीलों के दलील के अकॉर्डिंग कि हम पूरा मुद्दे से ही पूरा भटक जाएँ। तो देखते हैं इस मुद्दे पे क्या होता है, क्या यहाँ पे ये जो 15 करोड़ मिला था, इसके रिगार्डिंग हमारे पास सामने सच आता है या नहीं आता कि कहाँ से आखिर इतना पैसा आया 15 करोड़ रुपए उनके घर के अंदर। दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द जुडिशरी। दोस्तों डेट है आज की 8 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जी ने बोला है कि यूएसए को ग्रीनलैंड चाहिए ताकि उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर बढ़ पाए। अब इसमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने बहुत बड़े-बड़े ऑब्जेक्शंस यहाँ पे करे हैं। हमें थोड़ा-सा ग्रीनलैंड के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। देखो, सबसे पहले ना ग्रीनलैंड को थोड़ा यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। देखो ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये अपने आप में नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आता है, ठीक है? अब इसका अगर आप ज़रा देखो, तो एक तो इस साइड ना यहाँ पे मैं इस पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा, यहाँ बीच में आपका बैफिन बे है और ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो आपको नूक देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो ग्रीनलैंड के अगर आप आस-पास देखोगे ना, तो एक तो आपको स्मिथ साउंड आपको देखने को मिलेगा वेस्ट में, बैफिन बे मैंने आपको वेस्ट में दिखा दिया, यहाँ डेविस स्ट्रेट है। सिमिलरली यहाँ पर आपको डेनमार्क स्ट्रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड सी है या फिर आप थोड़ा इधर देखोगे तो एक्चुअल में ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन ही है या फिर आर्कटिक ओशन आपका नदर्न साइड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक गनजॉन, ठीक है? ये एक आपका जो फील्ड्स है ना या गनजॉन जेल्ट्स है जो है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट आपको इसका देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ग्रीनलैंड के लोग हैं, वो खुद को कलालित नुनाद के नाम से यहाँ पे जानते हैं। बेसिकली इस देश को बोला जाता है कंट्री ऑफ द ग्रीनलैंडर्स। तो वो अपने आप को ग्रीनलैंड नहीं, ये नाम के साथ अपने आप को यहाँ पे जानते हैं। एक बात ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया। पर अगर हम बात करें नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड की, तो वो सबसे बड़ा दुनिया का नॉन कॉन्टिनेंट आइलैंड जो लार्जेस्ट है, वो आपको ग्रीनलैंड ही देखने को मिलेगा। बाकी आप नोटिस कर पाओगे इसके कनाडा, आइसलैंड, नॉर्वे के साथ मैरीटाइम बॉर्डर टच होता है एंड इसमें आपको टंड्रा और आपके बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर्स देखने को मिल जाएँगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना इसके आइस शीट्स की, तो इतनी ज़्यादा बर्फ है यहाँ पे, आइस इतनी ज़्यादा यहाँ पर है कि सिर्फ अंटार्कटिका के बाद दूसरे नंबर के ऊपर इसका नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ दीज आइस शीट्स। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, आप लोग जानते होंगे कि जितना कोई देश या जितना कोई जगह पोल्स की तरफ आती रहेगी, उतना ही लंबे-लंबे दिन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट पता क्या है कि ग्रीनलैंड में ना मई 25 से लेकर जुलाई 25 ये जो 2 महीने का समय है, इसमें जो सन है, वो सेट ही नहीं करता। हमेशा यहाँ पे आपको दिन ही देखने को मिलता है और जुलाई ही एकमात्र ऐसा महीना है, जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग से ऊपर जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि लोगों की कुल्फ़ी जमी रहती है, राइट? बाकी अब क्वेश्चन आएगा कि सर देखो, इतना ज़्यादा यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? देखो उसका रीज़न है, अपने आप में आप नोटिस कर पाओगे जो ग्रीनलैंड की लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक आपको देखने को मिल जाएगी। एक तरफ आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका मतलब कनाडा वाली साइड आ जाती है और दूसरी साइड यहाँ पे इधर आपको यूरोप देखने को मिल जाएगा। तो दोनों के बीच में अपने आप में ग्रीनलैंड की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट यहाँ पर यूएस अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता है, उससे कहीं न कहीं फ़ायदा यहाँ पे यूएस को बहुत ज़्यादा होगा, उसकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उसका और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बाकी एक और इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके पीछे इकोनॉमी का, वो है रेयर अर्थ के बारे में। मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि किस तरह से चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपको रेयर अर्थ का देखने को मिल जाएगा। तो यूएस भी चाहता है कि उसके पास भी अच्छे खासे रिजर्व्स हों रेयर अर्थ के और एक्चुअली ग्रीनलैंड में बहुत अच्छे खासे रिजर्व्स हैं। तो अगर यूएसए को अपनी डिपेंडेंस चाइना पे कम करनी है और कि जैसे-जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर अपनी प्रेज़ेंस और इंक्रीज़ करनी है, तो उसके इसमें आपको ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा ग्रीनलैंड के पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी आप लोग नोटिस कर पाओगे कि ग्रीनलैंड में एक नेशनल पार्क है, नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब ग्रीनलैंड जो है ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखना, ये दरअसल में आता तो है किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर, पर यहाँ पर इनका सेल्फ रूल है।
एक्चुअली पहले पता क्या होता था, पहले होम रूल होता था, पर अब यहाँ पे इनका जो पावर्स हैं लोकल की वो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसी वजह से यहाँ पर ग्रीनलैंड खुद में अपने आप में इसकी अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट है और खुद की अपने आप में एक पार्लियामेंट भी है। आता ये हालाँकि आपके डेनमार्क देश के अंतर्गत ही है, ये बात आप यहाँ पे ग्रीनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी, कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। दोस्तों ये जो कुकरेल फॉरेस्ट है ना, ये आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखने को मिलेगा। अब भारत में पहली बार ऐसा हो जा रहा है कि इंडिया की पहली अर्बन नाइट सफारी यहाँ पे लॉन्च करी जा रही है। अभी तक भारत में कहीं पर भी अर्बन नाइट सफारी यहाँ पे नहीं होती है, पर उत्तर प्रदेश में पहली बार ये चीज होने जा रही है। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। अब इसमें होगा क्या? देखो नाइट सफारी में क्या होता है, लोग जो हैं वो यहाँ रात के समय जाएंगे, रात के समय कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ है उसको देखेंगे और विद इन एन अर्बन एरिया, इसीलिए अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाएगा कि लाइटनिंग बहुत ही कम हो। ठीक है, अगर मान लो गाड़ियां वाड़ी जाती भी हैं तो बहुत ही कम लाइट के साथ जाएंगी और इस तरह से हम यहाँ पे एनवायरनमेंट का ध्यान में रखते हुए टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। बाकी जो यहाँ पे क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, उनको भी और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा। इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आपका जिम हो गया, ओपन जिम हो गया, चिल्ड्रन पार्क, बैम्बू हट्स, नेचर ट्रेल्स, ताकि विजिटर भी आराम से यहाँ पे मूव कर पाएं और इस तरह से यहाँ पे टाइगर सफारीज और जो बाकी सफारीज होती हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें, आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे एक तो अर्बन एरिया के अंदर मतलब शहर के लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पे रिक्रिएशन का, बाकी बच्चे भी होंगे, एक तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे और इकोनॉमी के भी यहाँ पे बेनिफिट होंगे और लखनऊ भी अब एक प्रॉपर इको टूरिज्म हब के तौर के ऊपर डेवलप होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है इसकी लोकेशन को जानना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लखनऊ के आउटस्कर्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ना एक्चुअली कुकरेल नदी भी जाती है, तो उसी के नाम के ऊपर यहाँ पे इस फॉरेस्ट एरिया का नाम पड़ा है कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, टर्टल कंजर्वेशन सेंटर्स ऑलरेडी हैं जैसे मैंने आपको बताया। बाकी फ्लोरा की बात करें तो बहुत सारी बैम्बू स्पीशीज, रिवराइन फॉरेस्ट वेजिटेशन आपको देखने को मिलेंगे और क्रोकोडाइल और घड़ियाल आपको खासकर देखने को मिल जाएंगे जिनके आप पे आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं। घड़ियाल की अगर हम बात करें ना तो देखो घड़ियाल अपने आप में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आया भी है। पर पिछले कुछ टाइम के अंदर हम बात करें तो हैबिटेट लॉस होने की वजह से, पानी का मॉडिफिकेशन जो आपका रिवर मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से क्या होता है, इनकी पॉपुलेशन में काफ़ी भारी कमी हमें देखने को कई बार मिल जाती है। क्रोकोडाइल की बात करें मगर की, तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है और यहाँ पर भी ह्यूमन और क्रोकोडाइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से इसके ऊपर जो पॉपुलेशन है वो इम्पैक्ट हुई है। तो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो किस तरह से हम इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को यहाँ पे बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कुकरेल फॉरेस्ट एरिया के माध्यम से। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। अब ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ना मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको गॉज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता पता क्या है, इंडिया में ना या दुनिया में भी इनफैक्ट आप कह लो अलग अलग प्रकार के गॉज सिस्टम होते हैं। बेसिकली गॉज होता क्या है? गॉज होता है कि आपके जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है ना, उसका कितना साइज है, ठीक है, उसकी विड्थ को यहाँ पे गॉज दिखाता है। तो कई पॉपुलर जो गॉज होते हैं ना, एक होता है आपका नैरो गॉज, ठीक है, ये आपका 610 mm का होता है जो विड्थ होती है। इसके अलावा आपका नैरो गॉज 762 mm का भी हो सकता है। फिर एक पॉपुलर जो है वो है मीटर गॉज, ये 1 मीटर का होता है या 1000 mm का आप कह सकते हो। पर सबसे फेमस जो भारत में आपको देखने को मिलता है दैट इज योर ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज जो सिस्टम होता है ये सबसे ज्यादा आपको पॉपुलर देखने को मिलेगा। मोस्टली आपकी जो ट्रेन आपकी चलती है ना वो ब्रॉड गेज के ऊपर ही चलती हैं। तो ध्यान से समझना, ब्रॉड गेज होता है 1676 mm का और इंडिया में ज्यादातर प्रेवेंट यही है। ज्यादातर रूट्स जो भी पैसेंजर और फ्रेट रूट्स होते हैं उनमें मोस्टली आपको यही देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो पोर्ट फैसिलिटीज होती हैं, मान लो वहाँ पे क्रेन्स व किसी चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए, वहाँ भी इसी का इस्तेमाल होता है। मीटर गॉज का नाम ही आपका मीटर की वजह से आया है क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 1000 mm होती है। ये उतना इस्तेमाल नहीं होता, पर फिर भी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ छोटे छोटे एरियाज के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल नीलगिरी माउंटेन रेलवे है, यहाँ पर एक मीटर गॉज का इस्तेमाल होता है। नैरो गेज का जो इस्तेमाल होता है वो मोस्टली आपके पहाड़ों के ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे आपका कालका शिमला रेलवे है या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, यहाँ पर आपका नैरो गेज का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से एक होता है स्टैंडर्ड गेज, ये मोस्टली आजकल मेट्रो वगैरह के सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग अलग जो मेट्रो लाइंस हो गया तो उनमें मोस्टली देखने को मिलता है कि जो
गॉज की जो लेंथ होती है या विड्थ होती है वो 1435 आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से पता है कि हम क्या कर रहे हैं अब हम इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है जब हम रेलवेज के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं। देखो, एक्चुअली पता क्या है, हमारे जो भी रेलवेज होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको पहले देखने को मिलते थे डीजल लोकोमोटिव्स, जो इंजन होते हैं। अब हम उन डीजल लोकोमोटिव्स को आपके रिप्लेस कर रहे हैं विद द इलेक्ट्रिक वंस। तो डीजल को जब हम इलेक्ट्रिक के साथ यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। कैसे मिलेगी ट्रेन को? यहाँ पे जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं इनके माध्यम से। तो आप ऐसा मत समझना कि हमने ट्रेन बदल दी ना, हमने यहाँ पे इंजन के अंदर बदलाव किया है। रेलवे ट्रैक भी वही रहा, कोचेस भी वही रहे, सिर्फ और सिर्फ जो लोकोमोशन है, जो इंजन है, उसके अंदर यहाँ पे बदलाव किया गया है। अब पॉइंट आएगा कि ऐसा कर क्यों रहे हैं? देखो, कई फायदे हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी और एनवायरनमेंट के भी। इकोनॉमी से क्यों? क्योंकि देखो, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सस्ती है एज कंपेयर टू आपका जो डीजल वगैरह होता है। उससे कहीं ना कहीं हमारे जो इंपोर्ट हम करवाते हैं फ्यूल को, वो इंपोर्ट बिल हमारा कम हो जाएगा, हमारे डॉलर्स हमारे यहाँ पे बच पाएंगे। एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या फायदा है? अरे भाई, जब कार्बन एमिशन कम होंगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा, तो नेट जीरो जो टारगेट है उसको अचीव करने के अंदर हमारी मदद मिलेगी। तो इसीलिए इंडियन रेलवे ने यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम काफी तेजी से शुरू किया हुआ था। एंड हमारा लगभग 99.2% यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। सिर्फ 0.8% काम ही यहाँ पे बचा हुआ है। और देखो, इंडिया ने इतना अच्छा काम किया है, लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने अचीव कर ली। ये दुनिया भर के जो और बड़े बड़े ग्लोबल रेलवे सिस्टम है उससे भी ज्यादा नंबर हमने यहाँ पे अचीव किया है। और रेलवेज का मिशन ही है 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसी की तरफ हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। देखो, ये काम कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ, इसको स्टार्ट हुए 101 साल हो गए। 1925 में ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमने स्टार्ट कर दिया था। पर स्पीड जो है ना, वो अगली पिछले कुछ 10-12 साल के अंदर हमने ज्यादा पकड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर पाओगे, पहले प्रतिदिन इलेक्ट्रिफिकेशन होता था लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। आजकल हम उसको 15 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतनी स्पीड से काम होगा तो डेफिनेटली डीजल वाली चीजें हम यहाँ पे उनको एलिमिनेट करेंगे एंड इस तरह से इलेक्ट्रिक चीजों की तरफ यहाँ पे हम मूव कर पाएंगे। तो 25 स्टेट्स और यूटी ने तो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, बस 0.8% नेटवर्क यहाँ पे बचा हुआ है। बाकी सोलर कैपेसिटी भी हमने इंक्रीज करी है। पहले ये 3.68 मेगावाट थी 2014 के अंदर, पर अब यहाँ पे लिए 900 मेगावाट के आसपास यहाँ पर ये पहुंची है इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से। मतलब दिस हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बाकी आप नोटिस कर पाओगे 70,000 किलोमीटर हमारा ब्रॉडगेज नेटवर्क था, वो उसका 99.2% मोटा मोटा उसका काम हो चुका है। तो ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ताज ट्रेपेजियम जोन। इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करो कि आखिर इस ताज ट्रेपेजियम जोन का मतलब क्या है। देखो, ये आप यहाँ पे एक ट्रेपेजियम देख पा रहे हैं? हाँ सर। देखो, यहाँ पर आपको आगरा देखने को मिलेगा, बिल्कुल। अब आगरा में आप लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस ताजमहल आपको देखने को मिलता है। और एक्चुअली ना, ताजमहल तो है ही है, ताजमहल के पास में ही आपको आगरा फोर्ट और साथ ही साथ आपका जो फतेहपुर सिकरी है वो देखने को मिल जाएगा। तो तीन है यहाँ पे, एक हो गया आपका ताजमहल, एक है आपका आगरा फोर्ट, एक है फतेहपुर सिकरी। हम चाहते हैं इनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन कैसे होगा? जब दोस्तों ताजमहल के आसपास एनवायरमेंट पोल्यूशन कम से कम होगा। तो एक्चुअली पता क्या हुआ था, एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, बहुत ही फेमस केस है 1996 का। यहाँ पर हमने बात करी कि भाई यहाँ पर जो ना इंडस्ट्रीज हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, उनको क्लीनर फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से एनवायरमेंट पोल्यूट होता रहा तो ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ पर बनाया गया ताज ट्रेपेजियम जोन, राइट। और इसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश हुई जो कि यहाँ पे पोल्यूशन को यहाँ पे ध्यान में रखेगी। इनफैक्ट आगे जाके 2015 में एमसी मेहता केस में, मतलब एक सीरीज ऑफ केस है, तो एमसी मेहता केस 2015 में भी पता क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ताजमहल के 5 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के अंदर कोई यहाँ पे पेड़ यहाँ पे नहीं काटा जाएगा। अगर पेड़ काटना है तो पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, मतलब बेसिकली कोर्ट की जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी पेड़ काटने से पहले। 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा आप नहीं कर सकते ताजमहल के आसपास। पर देखो, लोग तो लोग हैं, ठीक है, लोग तो पेड़ काटेंगे ही, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ पता क्या, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि ये 5 किलोमीटर एरिया के अंदर बहुत सारे पेड़ यहाँ पे काटे गए, ठीक है। और काटे भी पता क्यों गए? क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को यहाँ पे कियोस्क बनाने हैं, रास्ता बनाना है, ब्रिक सीमेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं शाहजहां बाग के आसपास, तो ये सारा काम यहाँ पे करना था। इन्होंने यहाँ पे पेड़ काट दिए। अब पेड़ काट दिए थे तो ये आपके कोर्ट के ऑर्डर की आपने उल्लंघन कर दिया एक तरह से।
वहां पे ग्रीन कवर एक तरह से आप खत्म ही करते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे बर्ड्स बटरफ्लाइज को भी बड़ी दिक्कत आई है। तो अब ये मुद्दा गया एनजीटी के पास। एनजीटी ने भाई इनको यहाँ पे नोटिस इशू किया, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी, कि भाई आपको पता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो देखते हैं आप क्या करना है। तो एनजीटी ने अभी यहाँ पे इनको नोटिस इशू किए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। बट थोड़ा सा एनजीटी के बारे में भी जान लो। एनजीटी दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के माध्यम से बनी है। कौन सा एक्ट है? इसके लिए एक स्पेशल एक्ट है, एनजीटी एक्ट 2010। देखो ट्रिब्यूनल का काम ही क्या होता है? ट्रिब्यूनल का काम ही आपका स्पेशलाइजेशन का ही काम होता है, कि जैसे मान लो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम चीजें बना देते हैं ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो यहाँ पे एनजीटी का काम होगा इन्वायरमेंट रिगार्डिंग जो भी आपके केसेस होंगे उनको यहाँ पे सुनना, जल्दी से जल्दी उनका यहाँ पे निपटारा करना। यही तो काम होता है ट्रिब्यूनल्स का। आपके पास और भी डिफरेंट डिफरेंट आपको ट्रिब्यूनल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई फाइनेंस केसेस के अंदर यहाँ पे डील करता है, तो उसी तरह से एनवायरमेंट केसेस के साथ डील करने के लिए बस आपके पास एनजीटी देखने को मिल जाएगा। अब आप नोटिस करना, एनजीटी के अंदर काफी सारे पावर्स हैं कानूनों के कॉन्टेक्स्ट में सुनने की, पर ध्यान रखना एनजीटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना जो आपका 2006 का, इनके केसेस नहीं सुन सकता। दीज आर एक्सेप्शंस। ये केसेस एनजीटी नहीं सुन सकता। तो कौन से केसेस सुन सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग, वाटर प्रिवेंशन एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट हो गया, इनको यहाँ पे एनजीटी सुन सकता है। पर डब्ल्यूपीए 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का है, इसके रिगार्डिंग केसेस आपके एनजीटी नहीं सुन सकता। ये क्लियरली मेंशन्ड है। तो आई होप आपको ताज ट्रेपेजियम जोन और साथ साथ एनजीटी क्या होता है ये बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब देखो इस मुद्दे को हमें समझना है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, पर उसको समझने से पहले ना आपको बीईपीएस के बारे में आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज बीईपीएस? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। देखो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मान लो एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। अब मान लो उसने सारा पैसा कमाया इंडिया से, मतलब एक बहुत बड़े चंक पैसा इंडिया से उसने अर्न किया, पर उसने पता क्या किया, उसने अपने जो भी उसका टैक्स बनता था उसने अपने प्रॉफिट किसी दूसरे कंट्री शिफ्ट कर दिए और ऐसा दिखाया कि भाई हम तो इस कंट्री में टैक्स पे करेंगे। और एक्चुअली में जो कंट्री थी ये अपने आप में निकली कोई टैक्स हेवन कंट्री, ऐसी कंट्री जहां पर टैक्स रेट्स बहुत ही ज्यादा कम है। तो एक्चुअली आप नोटिस कर पाओगे कि कंट्री ने प्रॉफिट यहां किया पर उसको दिखाया कंपनी ने इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जहां टैक्स रेट बहुत ही लो थे। उससे दिक्कत क्या हुई? इस देश को बहुत ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जो आ सकता था वो लूज हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। आपने टैक्स बेस को इरोड कर दिया और प्रॉफिट को किसी दूसरे देश में आपने यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब इसका एक सोल्यूशन समझा गया, क्या? जीएमसीटी, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। अब इसमें बोला गया कि भाई भले ही आप कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी ऑपरेट कर रहे हो, आपको एक सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ टैक्स तो देना ही देना है। मतलब भले ही आपने बोल दिया कि भाई उस देश में हम देंगे वहां 2% टैक्स है, नहीं, आपको कम से कम मिनिमम 15% टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अब देखो अब पता क्या होगा, अगर मान लो किसी देश में इस मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने प्रॉफिट शिफ्ट किए, मान लो वहां पे केवल 5% टैक्स था, तो ठीक है 5% आप यहां दे दो, बाकी का जो बचा हुआ 10% होगा वो टॉप अप के माध्यम में आपको उस कंट्री में देना होगा जहां से आपने वो रेवेन्यू प्रॉफिट जो कमाया है। तो होगा पता क्या इससे? इससे अब मल्टीनेशनल कंपनीज जो कहीं ना कहीं प्रॉफिट शिफ्टिंग करती थी अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कम से कम 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इससे टैक्स अवॉइडेंस बचता है, टैक्सेशन सही ढंग से होता है और कंट्रीज का टैक्स रेवेन्यू एक तरह से बचता है। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को टैकल करने के लिए ना जीएमसीटी के अंतर्गत इस तरह से दो पिलर सोल्यूशन यहाँ पे बताया गया था। पिलर 1 के अंदर बात था कि टैक्स वहां पर मिलना चाहिए उस देश को जहां पर वो उसने जो पैसा कमाया है, और दूसरे पिलर ने बात करी थी 15% ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की। तो इंश्योर ये किया गया कि बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट शिफ्टिंग होती थी लो या नो टैक्स जुरिसडिक्शन के अंदर उसको यहाँ पर रोका जाए, तो मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ये बात आप क्लियर रखेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली पता क्या हुआ, यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऊपर ये एग्जेम्पशन है। अब पॉइंट आता है क्यों? देखो एक्चुअली ना ये पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप का दबाव ही आप इसको यहाँ पे कह सकते हो। पर आप समझना यूएसए ने क्या बोला कि भाई हमारे पास खुद का ऑलरेडी एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है गिल्टी, ठीक है, GILTI, ग्लोबल इंटेंजिबल लो टैक्स इनकम।
तो यूएसए ऑलरेडी अपना एक मिनिमम टैक्स रिजीम ऑलरेडी यहाँ पे चलाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सिस्टम जीएमसीटी उसके पैरेलल चल सकता है, पर उसको रिप्लेस मत करो। तो इसीलिए यूएसए के लिए क्या हुआ है, एक साइड बाय साइड एग्जेम्पशन यहाँ पे या साइड बाय साइड अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। तो आप नोटिस कर पाओगे यूएस ने आर्ग्यू किया था इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे ऑलरेडी उसके पास एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पर ऑलरेडी कंपनीज को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट उनको यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में देना ही होता है। तो इस तरह से बाकी कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड है, वो टॉप अप नहीं कर सकते, जैसे वहां किया था ना 5 से 15% में 10% टॉप अप किया था, यहाँ पर वो चीज यहाँ पे नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था बेस प्रॉफिट शिफ्टिंग को टैकल करने का ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से, ये दरअसल में ओईसीडी एंड G20 ने किया था। तो इन्होंने अग्री कर लिया है साइड बाय साइड अरेंजमेंट के लिए। साइड बाय साइड अरेंजमेंट यही है कि भाई अलग अलग देशों का अपना अपना सिस्टम जो है उसको चलता रहने दो, दैट इज फाइन, पर साइड बाय साइड आपका जीएमसीटी भी यहाँ पे होता रहेगा, तो पैरेलली यहाँ पे काम कर सकता है। रिप्लेस नहीं कर रहा जीएमसीटी बाकी चीजों को, उसके साथ बाय साथ मतलब साइड बाय साइड उसको वर्क करेगा। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपका ग्लोबल एंटी बेस इरोजन मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है, जो इंश्योर करता है कि कम से कम एक मिनिमम परसेंटेज टैक्स तो पे किया ही जाए। बाकी इससे फायदा यही होगा कि टैक्स रिजीम काफी सिंप्लीफाइड है, फेयर ट्रीटमेंट होगा, आपका जो टैक्स बेस है उसको प्रोटेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि टैक्स आपका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, नो, आपका जो एक तरह से रेस चली हुई थी ना कि हम अपने देश में टैक्स रेट कम करेंगे, हम अपने देश में टैक्स रेट कम करेंगे, उस जो रेस को भी एक तरह से खत्म करेगा, क्योंकि मिनिमम 15% तो टैक्स देना ही होगा। इसके पीछे मेजर रोल किसका है, ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये दरअसल में 1961 में ऑफिशियली एस्टेब्लिश हुआ था। एक्चुअली ना पहले होता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो 1948 में फॉर्म हुआ था, और इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पर आगे जाके इसका नाम हो गया ओईसीडी। ध्यान रखना ओईसीडी में वो देश होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी डेवलप्ड देश होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका अच्छा होता है। तो भारत फिलहाल अभी ओईसीडी का मेंबर यहाँ पे नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी अपने आप में ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और यही पूरा काम इसमें इकोनॉमिक टैक्स में देखती है। अब रही बात दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हमने अपने संविधान के कौन कौन से फीचर कहाँ कहाँ से डिराइव किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखो देखने में क्वेश्चन इजी है, पर कई बार जब हम इनको करने बैठते हैं ना तो टैकल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसको एक बार आप जरूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना। अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यू नो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने, उससे पहले यहाँ पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे। देखो एक्चुअली पता क्या हुआ, 1946 के अंदर बात है, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, ठीक है। तो पहली जो मीटिंग हुई थी ना वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब उस टाइम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था, पर आप नोटिस कर पाओगे प्रेसिडेंट तो चाहिए। अगर भाई स्टार्टिंग में प्रोसीडिंग्स जो हैं वो रन करनी है, आपके ओथ को एडमिनिस्टर करना है, ओवरऑल प्रेसिडेंट का इलेक्शन को ओवरसी करना है, तो कोई ना कोई टेम्परेरी प्रेसिडेंट या प्रोविजनल प्रेसिडेंट तो चाहिए। तो हमने यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया, प्रोविजनल प्रेसिडेंट। अब ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि एक्चुअल में ना ये एक फ्रेंच ट्रेडिशन है। फ्रेंच ट्रेडिशन पता क्या बोलता है कि जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा आपके लोगों में से, जो भी वहां पे लोग हैं उस असेंबली में, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा उसका प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना सकते हो। तो हमने इसी फ्रेंच ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया। फिर जो असेंबली थी उसने अपना परमानेंट प्रेसिडेंट जो है वो चुन लिया 11 दिसंबर 1946 को। इसीलिए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाके असेंबली के प्रेसिडेंट बने, बट बिफोर दैट प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर के ऊपर दिया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, कौन से एक्ट के माध्यम से। देखो प्लीज आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, पहले होते थे गवर्नर ऑफ बंगाल, जैसे आप अंडरस्टैंड करना ये कहानी है बिफोर 1773। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नर ऑफ बंगाल थे एक, उसी तरह से बॉम्बे और प्रेसिडेंसी की और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थी। बट इसके बाद आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। साथ ही साथ जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी वो इसके अंतर्गत आने लगी, और यहां पर पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये सिस्टम चलता रहा। आगे जाके आप नोटिस कर पाओगे फिर आता है आपका चार्टर एक्ट 1833 का। इसके माध्यम से क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे यहां पर जो अथॉरिटी है वो पूरे ब्रिटिश इंडिया के ऊपर एक्सटेंड हो जाती है, एंड पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं विलियम बेंटिक।
आगे जाके आप लोग को पता होगा कि 1857 का रिवोल्ट होता है। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहां पर बन जाते हैं वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो जाता है और भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है। ये पूरा चेंज होता है और वाइस रॉय ऑफ इंडिया जो पहले बने वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये बातें पता है तो आप आराम से बोल दोगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन की तरफ एंड यहाँ पर इस एक्ट के माध्यम से लॉस को एक्ट बोला जाने लगा इंस्टेड ऑफ रेगुलेशंस।